हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही प्रभावी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इतिहास के प्रथम चैप्टर जो है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली, जर्मनी ये सब जो है ना, वो किस महादेश का अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सभी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बुर्बो राजवंश। हमारा अगला प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बोनरी। आपसे पूछेगा कार्बोनरी का संस्थापक कौन था, तो मेजिनी। हमारा अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन था, मतलब कौन नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी एक हो, उसका एकीकरण हो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। फिर हमारा अगला प्रश्न है, काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल क्या बना दिए थे, प्रधानमंत्री बना दिए थे। हमारा अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। अगला प्रश्न हमारा, जालबेराइन एक संस्था थी। जालबेराइन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी, तो ये व्यापारियों की एक संस्था थी, संगठन थी। अगला प्रश्न हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यूनान। ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, 1829 की एड्रियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 की एड्रियानुपुल की संधि किसके साथ हुई थी, तुर्की के साथ। फिर देखिए हमारा वही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो ये मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से था। ठीक है, कार्बोनरी के संस्थापक कौन थे, मेजिनी। हमारा अगला प्रश्न है, जालबेराइन एक संस्था थी। जालबेराइन क्या थी, एक संस्था थी व्यापारियों की। फिर हमारा अगला प्रश्न है, 1829 की एड्रियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 की एड्रियानुपुल की संधि जो है ना, वो किस देश के साथ हुई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुर्की के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और बाद में उन्होंने अपना सारा के सारा संपत्ति को राष्ट्र को समर्पित कर एक साधारण किसान के भी जीवन जीने लगे थे। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका सही जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किए थे। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1789 ईस्वी। सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तुर्की को। अगला प्रश्न है, मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मई 1848 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बुर्बो राजवंश। अगला प्रश्न हमारा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था।
कौन सा देश जो नहीं चाहता था इटली और जर्मनी का एकीकरण हो? ऑस्ट्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन सी बिस्मार्क। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा सीडोन के युद्ध। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? मेजिनी ने। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, यंग यूरोप की स्थापना कब हुआ था? और फिर क्या कहते हैं ना, यंग इटली के भी स्थापना किसने किया था? मेजिनी ने। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? अभी हमने बताया मेजिनी ने। ऑप्शन बी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, सीडोन का युद्ध कब हुआ था? सीडोन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। सीडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था, जिसको नेपोलियन कोड भी कहते हैं? ठीक है, नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। ठीक है, और ये कब लागू किया गया था? नेपोलियन कोड, जिसमें नेपोलियन के 5 कोड था, ये 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। फिर हमारा अगला प्रश्न है, वियना सम्मेलन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन में जो कांग्रेस का अध्यक्ष जो था ना, वो कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेटरनिक। ऑप्शन डी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेडोन में। सेडोन में फ्रांस और प्रशा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? सेडोन में, 1870 ईस्वी में। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना का सम्मेलन हुआ था। ऑस्ट्रिया में पड़ता है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी का वियना। हमारा अगला प्रश्न है, वियना किस देश की राजधानी है? आ गया, वियना किस देश की राजधानी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया के। वियना किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रिया के। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही, इसका सही जवाब हो जाएगा 1854 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ ना, यह पूर्ण जागरण से माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गैरिबाल्डी ने। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब यूनान। ठीक है, मिस्र। हमारा अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि कब हुआ था? वर्साई की संधि किस वर्ष हुआ था? वर्साई की संधि कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, मेटरनिक क्या था? मेटरनिक क्या था? तो एक घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, मेटरनिक का पतन कब हुआ? मेटरनिक का पतन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1848 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो ये कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इटली और जर्मनी का एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? गैरिबाल्डी। ऑप्शन सी। तो ये रहा हमारा 35 महत्वपूर्ण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, प्रथम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।